यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे मॉक टेस्ट नंबर 2, जो हमारा सेकंड मॉक टेस्ट है पेपर नंबर 1 का, उसकी आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ में पूरा डिटेल डिस्कशन। ओके, हाँ जी सर। इससे पहले मैंने एक मॉक टेस्ट डाला था, फर्स्ट मॉक टेस्ट जो है वो हमने डाला था, तो उसके अच्छा रिस्पॉन्स है, बच्चों ने उसको सोल्व भी किया और काफी बच्चों ने कमेंट करके भी बताया। लेकिन कुछ बच्चे डिप्रेस हो गए थोड़े से, उनसे वो क्वेश्चन नहीं हुए। देखिए मैंने आपको शुरू में बोला था ये क्वेश्चन थोड़े से अप लेवल के क्वेश्चन थे। इसके अंदर अगर आपके 25 भी ठीक बैठ रहे तो भी मैं कहूंगा मोर देन सफिशिएंट है, कोई घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो आप डरिए मत। और मैंने आपको शुरू में बोला था कि मैं मॉक टेस्ट डाल रहा हूं, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि इन क्वेश्चन से भी आप लोगों को अवेयर करवाना। अगर आपको चलो जाने से पहले आप तो कम से कम ये क्वेश्चन आ गए ना, आपको आप पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ गया, आप तो कम से कम आपका गलत नहीं होगा जी सर। तो फिर डिप्रेस नहीं होना अपने को बल्कि इस चीज का जो है वो खुशी बनानी चाहिए कि चलो यार एग्जाम में जाने से पहले अगर ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो मुझे तो कम से कम आता होगा, ठीक है ना। तो घबराओ मत, आराम से पेपर को अटेम्प्ट करें और सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना जी सर। तो फर्स्ट मॉक टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। आज की क्लास में हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं हमारे सेकंड मॉक टेस्ट को। सेकंड मॉक टेस्ट का पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो है क्या, लो जी, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव। कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव के कंटेक्स्ट में कौन सा इनमें से लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है जी आपका ट्रू है। तो ये पहला था कॉन्सेप्ट हैज टू बी इंटीग्रल हो। देखो कंस्ट्रक्टिव की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने यहां पे बताया था इसमें लर्निंग अकर होती है एज लर्नर आर एक्टिवली इन्वॉल्व। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग के अंदर लर्नर जो है वो पूरी तरीके से क्या होता है, इन्वॉल्व होता है इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन। वो खुद से चाहता है कि मैं खुद से जो है वो चीजों को क्या करूं, इवॉल्व करूं, और वो कॉज एंड इफेक्ट यहां पे जानने की कोशिश करता है। ओके, तो बताना था इनमें से कौन कौन सा कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव के कंटेक्स्ट के अंदर जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव होता है। पहला, ए कॉन्सेप्ट हैज टू बी इंटीग्रल होल। जो कॉन्सेप्ट होता है वो इंटीग्रल होल है एंड दस कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग। पहली बात तो ये हो गया, मतलब उसको अलग अलग लेवल के ऊपर नहीं लेके जा सकते। कॉन्सेप्ट जो है पूरी एक पढ़ाई है, उसको पूरे तरीके से हमको जो है पढ़ना होता है, ठीक है। लर्निंग एक डाइवर्जेंट प्रोसेस है दैट अकर थ्रू वेरियस एक्सपोजर। लर्निंग जो एक डाइवर्जेंट प्रोसेस है जो अकर होता है वेरियस एक्सपोजर्स के थ्रू, अलग अलग जो है वो आपको एक्सपोजर्स मिलते हैं, उसके थ्रू हमको जो है चीजें समझ में आती है। क्योंकि देखिए जब आप कॉज एंड इफेक्ट को ढूंढने की कोशिश करते हो ना तो बहुत सारी चीजें आप लोग जो है वो क्या करते हैं, इवॉल्व करते हो। तो बहुत सारी चीजें जब आप इवॉल्व करते हो तो आपके कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप होते हैं, ये भी सही है। फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव और कंटेक्चुअल होते हैं नेचर में, बिल्कुल। एंड लर्निंग इज ए मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। ये हमने लास्ट जो मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने डाला था, उसके मतलब इससे रिलेटेड डाला था, उसमें बताया था कि लर्निंग जो वो कैसे मल्टी डायमेंशनल है, तो ये भी सही है। तो आंसर जो है इसका वो क्या है, ऑल ऑफ अबव। लो जी, सेकंड क्वेश्चन बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द करिकुलम। करिकुलम के बारे में कुछ बातें बताई गई है। पहले मैं करिकुलम में और सिलेबस के अंदर क्या डिफरेंस है एक बार उसकी मैं कुछ बात कर लेता हूं। ओके, बहुत बच्चे यहां पे कंफ्यूज रहते हैं कि सिलेबस और करिकुलम में क्या डिफरेंस है। देखो सबसे पहले सिलेबस जो है क्या, स्टूडेंट कैन नो। सिलेबस के बारे में जो है स्टूडेंट को जानना, स्टूडेंट को पता होना चाहिए। नो द टॉपिक असाइनमेंट शेड्यूल ऑफ दिस सब्जेक्ट बाय रीडिंग द सिलेबस। तो स्टूडेंट को जो है सब्जेक्ट सिलेबस पढ़ के क्या जानकारी मिलती है, तो स्टूडेंट कैन नो, स्टूडेंट जानता है टॉपिक्स के बारे में, असाइनमेंट्स के बारे में, शेड्यूल के बारे में कि सब्जेक्ट के अंदर क्या कुछ होने वाला है। इट ऑल्सो कवर द रूल्स, पॉलिसी एंड द इंस्ट्रक्शन। ओके, सिलेबस जो है वो समरी होती है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसकी समरी जो है उसको बोलते हैं सिलेबस। सिलेबस डिवाइस किया जाता है किसके द्वारा, टीचर के द्वारा, जबकि करिकुलम जो है वो बनाया जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। ध्यान रखना। आगे, सिलेबस फिक्स ड्यूरेशन होती है, कैन बी 1 ईयर लगभग, और सिलेबस रेफर टू द व्हाट टू बी टॉट, क्या पढ़ाना है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिलेबस। लेकिन एक वाइडर टर्म जो है वो है करिकुलम, जिसके अंदर सिलेबस भी इनकॉर्पोरेट होता है। करिकुलम एक अलग ही सिनेरियो है, करिकुलम के अंदर जो है वो सिलेबस को डिफाइन किया जाता है। पहली बात तो ये। अच्छा, करिकुलम क्या है, इट इज ए होल कंटेंट। करिकुलम जो है वो क्या है, एक होल कंटेंट है विच इज टॉट इन ए पर्टिकुलर कोर्स और प्रोग्राम, कि एक पर्टिकुलर कोर्स के अंदर क्या कुछ पढ़ाया जाएगा, वो होल जो बातें हैं वो सब आती हैं किसके अंदर, आपके करिकुलम में। दीज आर द स्किल्स, लर्निंग एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। बात खत्म। अब करिकुलम जो है वो क्या, करिकुलम में आएगा ओवरऑल कंटेंट ऑफ द कोर्स और प्रोग्राम। दूसरा, करिकुलम डिवाइस किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन। बात खत्म हो गया। अब करिकुलम का जो टाइम पीरियड रहेगा वो क्या, करिकुलम इज स्टिल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक करिकुलम आपका चलते रहता है। एंड करिकुलम रेफर टू व्हाट एंड हाउ टू बी डिलीवर्ड। बात खत्म हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ो। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है करिकुलम इज ए कंप्लीट प्लान
फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एजुकेशनल एम। आप बताओ ये बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है, असर्शन एकदम ओके। और रीजन बोल रहा है करिकुलम इज द सम टोटल ऑफ द करिकुलम कोर एंड सिलेबस। करिकुलम में सब कुछ आता है, करिकुलम का कोर भी आता है और उसका सिलेबस भी आता है। बिल्कुल सही बात है, तो इसीलिए रीजनिंग जो है करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? फर्स्ट, बोथ ए एंड आर जो है वो क्या करेक्ट, और रीजनिंग जो है करेक्टली एक्सप्लेन भी करेगा इसको, असर्शन को। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है एनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो हम लर्नर को जो है वो ऑटोनोमस लर्नर बनाना चाहते हैं। मतलब हम ये चाहते हैं कि लर्नर इतना कैपेबल हो जाए कि वो चीज़ों को अपने आप ही देख के जो सीख जाए। टू हेल्प द लर्नर लर्न टू बिकम ऑटोनोमस लर्नर। चलो जी आगे, आपको मैचिंग करना था लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड के अंदर जो है वो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली इंपार्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज। जब लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज इंपार्ट करनी हो सीधा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग वहां पे यूज करते हैं किसको? लेक्चर मेथड को। डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हम लोग जो है अपना एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग जो है वो जो है बच्चों को देने का काम करते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड जो है इसमें स्टूडेंट जो है वो क्या करता है? सोल्व करता है ओन प्रॉब्लम बाय अनएडेड एफर्ट। और डिफरेंशिएटिव इंस्ट्रक्शन के अंदर बेसिकली क्या है? ये डायनेमिक नेचर की प्रोएक्टिव मेथड है ऑफ टीचिंग का। तो आंसर जो है इसका वो क्या? 4। चलो जी चलो जी चलो जी आगे। इन विच ऑफ द कोलैबोरेटिव लर्निंग, देखो बात किसकी हो रही है? कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच की। कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच कौन सी होती है? जिसके अंदर हम एक साथ मिलकर के जो है वो सीखने का काम करते हैं। स्किल सच एज द जनरेशन ऑफ आइडिया एंड क्रिएटिविटी आर डेवलप्ड। तो उसमें क्या होता है? वो होता है किसके अंदर? ब्रेनस्टॉर्मिंग में, जिसके अंदर एक क्वेश्चन दिया जाएगा और मोर एंड मोर बच्चों को बोला जाएगा कि आप इसका जो है पॉसिबल आंसर लेके आए, और बच्चे फिर आंसर लेके आते हैं, फिर उनके ऊपर डिस्कशन किया जाता है और फिर एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंचने का काम किया जाता है। उसको बोलते हैं हम लोग क्या? ब्रेनस्टॉर्मिंग। खत्म। आगे आओ जी, अब आया रिसर्च। द रिसर्च मैनिपुलेट, रिसर्च जो है वो मैनिपुलेट करता है 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल साइमल्टेनियसली। जब हम 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल को एक साथ क्या करते हैं? चेंज करते हैं और उसका इंपैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे फैक्ट, ऐसे डिजाइन को, रिसर्च डिजाइन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे डिजाइन को बोलते हैं हम लोग क्या? फैक्टोरियल डिजाइन। फैक्टोरियल डिजाइन वैसे तो जनरली जो है वो क्या पाया जाता है कि हम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करेंगे और उसका इंपैक्ट जानने की कोशिश करेंगे किस पे? डिपेंडेंट पे। वो तो नॉर्मल होता है। लेकिन फैक्टोरियल डिजाइन के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं? हम एक से ज्यादा, बोले 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक साथ साइमल्टेनियसली चेंज करेंगे और उसका इंपैक्ट देखेंगे डिपेंडेंट के ऊपर क्या पड़ा। दैट इज नोन एज द फैक्टोरियल डिजाइन। है ना धाकड़ क्वेश्चन? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो आगे बढ़ते हैं। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये मैंने वो बचा, ये वो एटम बम मैंने बचा के रखा था एग्जाम के लिए, इसीलिए अब इसको जरूर करके जाना ताकि ये चीजें याद बने। ये पहले करवाता है ना तो समझ में, मतलब फिर उस टाइम पे ये होता है कि ठीक है आप अब तक आप भूल जाते, आपको नॉर्मल क्वेश्चन लगते, लेकिन मैंने बचा के रखा कि पेपर जब आएगा तब बच्चों को करवाऊंगा ताकि बच्चों को लास्ट मोमेंट पे रिटेन रहे वो चीजें। ठीक है ना? चलो, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट को कंसीडर करें और आपको बताना ये जो 3 स्टेटमेंट जो ऊपर दी गई है वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करती है। पहला, दिस स्टेप इज प्रोबेबली द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग के अंदर सबसे क्रिटिकल जो है पार्ट जो है वो क्या होता है? देखो हाइपोथेसिस को क्रिएट करना। दूसरा, दिस रिसर्च क्वेश्चन, इसके अंदर रिसर्च क्वेश्चन जो है वो दिया जाएगा। इट प्रोवाइड द बेस फॉर द डिजाइन एंड द डेटा एनालिसिस। इसी रिसर्च क्वेश्चन के बेस पर हम लोग जो है वो डेटा एनालिसिस का काम करते हैं। ओके, दिस स्टेप गाइड करता है रिसर्चर को टू रिसर्चर डिसीजन एज टू गो फॉर एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और सम अदर ओरिएंटेशन। इसी के बेस पर, मतलब रिसर्च हाइपोथेसिस के बेस पर जो है ये गाइड करता है रिसर्चर के डिसीजन को कि हम इसके आगे और फर्दर क्या क्या इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल जो है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो तीनों चीजें जो है वो आपसे, आपके रिलेटेड है किससे? रिसर्च हाइपोथेसिस से। आगे, ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द एरर इज और आर एसोसिएटेड विद द बायसनेस। इनमें से कौन सा, रिसर्च प्रोसेस के अंदर इनमें से कौन सा एरर जो है वो रिलेटेड है किससे? बायसनेस से। तो बायसनेस दोनों जगह पे देखने को मिल सकती है आपके किसमें? सैंपलिंग एरर के अंदर भी और नॉन सैंपलिंग एरर भी। तो आंसर आएगा सी, बोथ। आगे, द इंपोर्टेंट प्री रिक्विसाइट, जो इंपोर्टेंट प्री रिक्विसाइट है, जो जरूरत है एक रिसर्च की इन द साइंस में या सोशल साइंस में, ह्यूमैनिटी में, वो क्या है? किसी भी तरह की रिसर्च आप कर लीजिए तो ये चीजें तो आपको चाहिए। पहला तो सुपरवाइजर, दूसरा एक टॉपिक होना चाहिए, तीसरा क्रिटिकली एनालाइज करेंगे एंड चौथा पेशेंस। ये सब चीजें जो है होनी चाहिए। ये प्री रिक्विसाइट है। अगर आप जो है वो रिसर्च करें, चाहे आप साइंस में करें, चाहे आप सोशल साइंस में करें, चाहे आप ह्यूमैनिटीज में कर रहे हैं, तो ये सब प्री रिक्विसाइट्स हैं। ये चीजें तो होनी ही होनी चाहिए। चलो जी आगे, नेक्स्ट, फाइनल रिजल्ट जो है रिसर्च स्टडी का विल बी मोर एक्यूरेट। अच्छा आएगा, मोर एक्यूरेट आएगा, सही आएगा, सटीक आएगा इफ सैंपल ड्रॉ, अगर जो सैंपल है जो आपने ड्रॉ किया था वो कैसा हो? जो रिप्रेजेंट करता हो आपकी पूरी पॉपुलेशन को। आगे, फिर ये पैराग्राफ, तो इसके तो मैं डायरेक्टली आंसर बता, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसको कैसे सोल्व करना आपको मैंने बता दिया था। 11th का ए है, 12th का सी, 13th का बी, 14th का डी एंड 15th का बी।
चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया जी, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज क्लोजली रिलेटेड टू फीडबैक, इनमें से कौन सी टर्म जो है वो रिलेटेड है किससे, फीडबैक से। ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं, ह्यूरिस्टिक मेथड नहीं, यह है कौन सा, साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स जो है वो रिलेटेड है किससे, फीडबैक से। इट इज द कोर कंसेप्ट ऑफ द डिसिप्लिन इन द सर्कुलर कैजुअलिटी और फीडबैक दैट इज वेयर द आउटकम ऑफ एक्शन आर टेकन एज इनपुट फॉर फर्दर एक्शन, जिसके अंदर माइंड जो है वो क्या करता है, इनपुट सेंड करता है, ठीक है, और उसके बेस पर जो है फिर क्या आउटपुट निकल के आता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, साइबरनेटिक्स। तो बेसिकली इनमें से जो टर्म जो फीडबैक से रिलेटेड है, इट इज अ साइबरनेटिक्स, थोड़ा ध्यान रखना। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज अ कंटेक्स्ट, इनमें से कौन सी टर्म जो है वो क्या है, रिलेटेड है किससे, कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किस कंटेक्स्ट में किया जाता है, उससे रिलेटेड क्या है, तो वो है आपका फिजिकल, एक तो फिजिकल कंटेक्स्ट होता है, एक है साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट फॉर द कन्वर्सेशन। तो ये बेसिकली जो है वो क्या होता है, कंटेक्स्ट होते हैं कम्युनिकेशन के। 6 तरह के कंटेक्स्ट होते हैं, उनमें से ये 2 है, एक है फिजिकल और एक कौन सा, साइकोलॉजिकल। आगे, ए पर्सन इज मोर लाइकली टू सी यूज आई कॉन्टेक्ट, एक पर्सन जो है वो आई कॉन्टेक्ट ज्यादा कहां, किस टाइम पे, जब आप बोलते हैं तो आई कॉन्टेक्ट होना जरूरी है, लेकिन जब आप दूसरे पर्सन को सुन रहे हैं तो फिर आई कॉन्टेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि उसकी जो वॉइस है उसके साथ में उसके जो आईज एक्सप्रेशन है वो भी बहुत जरूरी होते हैं, और वो हमको हेल्प करते हैं क्या करने में, चीजों को अंडरस्टैंड करने में। तो यहां पे क्या बोलता है, ए पर्सन इज मोर लाइकली टू यूज आई कॉन्टेक्ट व्हाइल लिसनिंग। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प द मोस्ट इन एनहांसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग को कौन सी चीज जो है वो ज्यादा और भी एनहांस करते हैं, वो है जब आप कम्युनिकेटर, जो पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है, जो पर्सन अपनी बात रख रहा है, अगर उसके साथ एम्पथी अगर डेवलप कर ले, एक होता है सिंपथी, वो होता है सहानुभूति, एक होता है एम्पथी समानुभूति। जब आप ये बोले कि जो आप फील कर रहे हैं मैं भी वो फील कर रहा हूं, तो फिर कम्युनिकेटर का जो वे रहेगा वो और भी आपके साथ में क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो यहां पे ये बोलता है कि अगर एक्टिव लिसनिंग है, अगर चीजों को अच्छे तरीके से चीजों को समझना है, तो आप अपने आप को कम्युनिकेटर की जगह पे रख के देखें, फिर आपको चीजें और भी ज्यादा बेटर वे में जो है वो क्लियर होंगे। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डेवलपिंग एम्पैथी विद द कम्युनिकेटर। नेक्स्ट, मेन अजम्पशन जो है ऑफ द प्राइमेसी इफेक्ट का जो मेन अजम्पशन है वो क्या है, प्राइमेसी इफेक्ट का मेन अजम्पशन जो वो है ये है कि जो मोस्ट इंफॉर्मेशन पीस ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलवेज दैट कम्स फर्स्ट। जब कभी भी आपने कोई भी बात अपनी रखनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को सबसे पहले रखें, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइमेसी इफेक्ट, मतलब प्राइमरी चीजों को जो है सबसे ऊपर रखा जाएगा। आगे जी, कंप्लीट द सीरीज, ये सीरीज आपको कंप्लीट करनी है। सीरीज जो है वो क्या, 139, 135, 128, 116, 97। तो मैंने इसमें देख लिया 129 और 135 में डिफरेंस कितना, -4 का, 135 128 में -7 का, 128 116 में -12 का, 116 97 में -19 का, और 197 के बाद आगे बताना है क्या। अब ये देखो 4 है फिर 7 है, तो 7 कैसे हुआ, 4 + 3, फिर ये 7 से 12 हुआ, ये कैसे हुआ, 7 + 5, ये देख रहे हो, ये इस तरीके से, फिर 12 से 19 हुआ, ये कैसे हुआ, 12 + 7, फिर 19 से फिर आगे, अब आगे बताना है। अब देखो यहां पे जो है एक सीक्वेंस चला, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद अब क्या आएगा, 9 आएगा, +2 हो रहा है, और ये वाली फिगर यहां पे आएगी, तो 19 यहां पे आ गया, हाँ जी, तो 19 + में 9 कितना होगा, 28। तो अगर मैं 97 में से माइनस कर दूंगा क्या, 28, तो आंसर आएगा 69। तो आंसर जो है वो इसका क्या है, 69 है। चलो जी आगे, बोलता है ए सम ऑफ मनी कैन बी डिवाइड अमंग्स द PQR, PQR के अंदर एक सम ऑफ मनी को डिवाइड किया गया, कोई अमाउंट है उसको डिवाइड किया गया PQR में 2:3:7 में। बोलता है इधर टोटल शेयर जो है P और Q का एक साथ, अगर टोटल लेके चले P और Q का, वो 1500 कम है किससे, R से, मतलब R का शेयर किसके बराबर है, P और Q के शेयर प्लस में 1500। ओके, तो बताओ शेयर ऑफ P बताना आपको क्या। लेट अज्यूम डिजायर्ड रेशियो जो है वो अपना यही है 2:3:7x। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x - 7x किसका है, R का, ये 7x है, हाँ जी, R में से अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, R माइनस में ये वो किसके बराबर है, 1500, मतलब R का जो शेयर है वो P और वो Q के शेयर से जो है वो कितना ज़्यादा है, 1500। तो अगर R में से ये माइनस कर दूं तो फिर क्या बचेगा, 1500। तो X की वैल्यू होगी कितनी, 750। तो आपको P का बताना है, तो P का क्या है, 2x, 750 इंटू में 2 करोगे तो आंसर आएगा कितना, 1500। खत्म। आगे बोलता है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज टोस्टर को राइट किया गया VQCRRCP, रोडेंट्स को किया गया TQFDLRQ, हाउ विल फैंटम, तो इसके बेस पे बताओ कि फैंटम को कैसे हम जो है वो कोडिंग करेंगे। तो देखो यहाँ पे टोस्टर को कैसे किया गया VQCRRCP, तो यहाँ पे रूल जो लगा वो क्या लगा, +2 का। अब जैसे T के बाद UV ये आ गया, O के बाद O के बाद PQ, फिर A के बाद BC, फिर यहां पे S के बाद R। अब ये नीचे से चल पड़ा या तो ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, या फिर S में से -1 करोगे तो R, और यहां पे जो रूल लगे ये लगे -2 के, सेम चीज लगी है यहां पे।
तो इसके बेस पर अब अगर आपको निकालना पड़े फैंटम का, तो फैंटम का कैसे करोगे, p + 2, p के बाद q r, ये r आ गया, h के बाद h i j आ गया, a के बाद b c आ गया। अब यहाँ पे m के बाद ऊपर चल रहा है अभी ये, ठीक है, या n में से माइनस करो 1 तो ये आ जाएगा। मैं तो ऊपर से नीचे से ऊपर लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या, m के बाद n, r के बाद q r s t, ये t आ गया, m के बाद n o आ गया, और k के बाद l m आ गया। लो जी, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, r j c, ये थर्ड आंसर। चलो जी, बोलता है क्या बोलता है, P एंड Q सिस्टर्स हैं, P और Q जो है वो क्या है जी, सिस्टर है। R और S जो है वो क्या है, ब्रदर है। P जो है, P की डॉटर इज R सिस्टर, P की जो डॉटर है, P की डॉटर, ये P की डॉटर होगी, मान लो कोई X, ये R की सिस्टर है। इसका मतलब ये P की डॉटर, तो P जो है वो कौन है, मम्मी है, P मोम है, यस। और ये अगर P की लड़की है और ये इसके अगर भाई हैं, तो इसका मतलब ये इनकी मम्मी होगी, हाँ जी। तो ये कौन हो गए, भाई बहन हो गए, हाँ जी। अब व्हाट इज द Q रिलेशन टू S, अब ये बताओ, P, ये P और Q बहनें थी, तो ये जो है Q, ये कौन हो गई, इसकी मौसी होगी ना, तो ये इनकी भी क्या होगी, मौसी होगी। तो बताओ ये क्या हुई इसकी, ये हुई जी इसकी क्या, मैटरनल आंट। खाली आंट दिया हुआ है तो आंसर हो जाएगा क्या, आंट। चलो जी आगे, when froze वाटर इज फ्रोजन टू आइस, जब पानी जो है उसको फ्रोज किया गया किसमें, आइस में, तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया 10% से, तो 10% से वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। व्हाट इफ द, तो क्या होगा अगर डिक्रीज किया जाए इन द परसेंटेज टर्म व्हेन इट मेल्ट टू वाटर, जब उसको वापस पानी के अंदर लाया जाएगा, तो बताइए फिर क्या होगा, कितने परसेंट से वो जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मान लो कि लेट कि वाटर जो है वो कितने 100 ml है, ओके। व्हेन इट फ्रोजन, जब उसको फ्रोज करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 10% से बढ़ गया, तो 100 प्लस में 10% कितना हो गया, 110 हो जाएगा, हाँ जी। जब उसको मेल्ट करूंगा तो वो कितना दोबारा हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। तो कितना कम हो गया, कितना कम हो गया, वो 10 ml कम हो गया। कितना कम हो गया, 10 ml। 110 से दोबारा 100 हो गया, 10 ml कम हो गया, तो निकाल लो 10 ml अपॉन में 100 नहीं आएगा, 110 से 100 हुआ, तो ये बेस फिगर है, ओके। और इससे ये यहां पे आएगा, तो 10 अपॉन में 110 इंटू 100, तो 9.09, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सी। चलो जी आगे, लो जी अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया गया आपको, और स्टेटमेंट क्या बोलता है स्टेटमेंट नंबर 1, ध्यान से सुनना, एक मिनट रुको भाई, रुको। लो जी, स्टेटमेंट दिया गया, फर्स्ट सम मैंगोज आर नोट रेड, सम मैंगोज, ठीक है। स्केरो ऑपोजिशन के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन जो है वो कौन सी है, ओ टाइप, सम वाली कौन सी, ओ, मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, ये ओ टाइप सिचुएशन है, सॉरी हाँ सम नोट आ गया ना, तो ओ वाली। ऑल रेड आर रो, ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ये आ गई ए टाइप कंडीशन। सम रो आर मैंगोस, ये आ गई कौन सी, आई, सम वाली कंडीशन। इसके बेस पर बताना है कंक्लूजन, ये कंक्लूजन बताना है आपको क्या, सम मैंगोज आर नोट रेड, सम रेड आर नोट मैंगोज एंड ऑल रो आर रेड। तो इसके बेस पर अगर मैं बात करता हूं तो ऑल रेड आर रो और सम रो आर मैंगो, तो ए और आई वाली जो है वो कंडीशन साथ में बैठ रही है, तो इसमें कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ए प्लस आई होता है तो कोई भी कंक्लूजन नहीं है, तो इसका मतलब क्या, ओनली नो कंक्लूजन फाउंड, तो यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन फाउंड नहीं हुआ। इसको आप इस तरीके से भी जो है वो सोल्व कर सकते हो। इसके आप ये बना लो, वेन डायग्राम बना लो, और इसके बाद इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। खैर मैंने क्लासेस में बहुत बार करवाई भी था, देख लीजिएगा एक बार। लो जी आगे, बोलता है अमंग द, यार इसको क्या हो गया, अरे हाँ ठीक है, अमंग द फॉलोइंग प्रोपोजिशन टू आर रिलेटेड इन सच ए वे, इन प्रोपोजिशन में दो इस तरीके से रिलेटेड है, दे कैनोट बोथ बी ट्रू, वो एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकती, बट कैन बी फॉल्स, लेकिन फॉल्स हो सकती हैं। तो आपको बताना है इनमें से वो क्या कौन कौन से होंगे जो एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते लेकिन फॉल्स हो सकती है। तो देखो यहाँ पे जैसे एवरी स्टूडेंट इज अटेंटिव, एवरी मतलब सभी की बात कर रहे हैं, तो ये है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, तो ए हो गया। सम स्टूडेंट अटेंटिव, आई हो गया। स्टूडेंट आर नेवर अटेंटिव, तो यूनिवर्सल नेगेटिव की बात कर रहे हैं, ई हो गया। एंड सम स्टूडेंट आर नॉट अटेंटिव, ओ हो गया। तो इसके बेस पर बताना है, तो स्केलर ऑपोजिशन की अगर बात करते हैं कॉन्ट्रेरियो वाला, तो उसके बेस पर जो है वो ये दो 1 और 3, ये दोनों जो है वो एक टाइम पर जो है वो ट्रू नहीं हो सकती लेकिन फॉल्स हो सकती है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी, स्केलर ऑपोजिशन वाले रूल लगा करके क्या 1 और 3। चलो जी आगे, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी आपकी करेक्ट है। एक मिनट रुको यार, क्या हो रहा है इसको,
अब सही है। बोलता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला, व्हेन द फॉर्म ऑफ द आर्गुमेंट इज करेक्ट, अगर आर्गुमेंट की फॉर्म जो है वो करेक्ट है, इट इज कॉल्ड वैलिड, तो उसको क्या बोलते हैं, वैलिड। बिल्कुल सही बात है, जब फॉर्म जो है आर्गुमेंट की करेक्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलिड। और किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर पे। व्हाइल इवैल्यूएटिंग आर्गुमेंट वन मस्ट कंसीडर बोथ द फॉर्म भी और कंटेंट भी। जब हम किसी आर्गुमेंट को चेक करते हैं तो हम उसके दोनों चीजें चेक करते हैं, एक तो फॉर्म स्ट्रक्चर्ड है या नहीं है, और दूसरा उसका कंटेंट सही है या नहीं है। ठीक है जी, ये भी सही है। फिर बोलता है साउंड आर्गुमेंट इज एन आर्गुमेंट वेयर द फॉर्म इज वैलिड, एक साउंड आर्गुमेंट वो जिसमें फॉर्म वैलिड होती है और जो कंटेंट है वो भी क्या होता है, ट्रू होता है। ये भी बात सही है। एंड गुड इंडक्टिव आर्गुमेंट कौन सा होता है, आर सेड टू बी इंडक्टिवली स्ट्रॉन्ग, जो इंडक्टिवली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके फेवर के अंदर जो है वो आपके जिसके फेवर के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास एविडेंस ज्यादा होते हैं, तो उसको बोलते हैं इंडक्टिवली स्ट्रॉन्ग। तो ये भी सही है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा जी आपका, ऑल ऑफ द अबव। चलो जी आगे बोलता है आई मेड लो ग्रेड ऑन माई फर्स्ट टेस्ट इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथ एंड हिंदी। मैंने मैथ और हिंदी के जो सब्जेक्ट के अंदर जो है पहले टेस्ट के अंदर ही जो है वो लो ग्रेड्स अचीव किए, मतलब मेरे मार्क्स बहुत ही कम आए। आई मस्ट रियली बी डम, मैं मूर्ख हूं। अब ये बताइए किस तरह की फेलेसी है, तो इसको बोलते हैं फेलेसी ऑफ द कन्वर्स एक्सीडेंट। फेलेसी ऑफ द कन्वर्स एक्सीडेंट, इसमें होता क्या है, ए टाइप ऑफ द इनफॉर्मल फेलेसी, ठीक है, और ए परसुएशन टेक्निक दैट इन्वॉल्व आर्गुइंग फ्रॉम ए क्वालिफाइड पोजीशन, जिसमें हम आर्गू करते हैं किससे, क्वालिफाइड पोजीशन, नेगेटिव पोजीशन से, और पर्टिकुलर केस टू एन अनक्वालिफाइड एंड जनरल रूल, मतलब पर्टिकुलर पोजीशन से जनरल रूल की तरफ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फेलेसी ऑफ द कन्वर्स एक्सीडेंट। मतलब यहां पे देखो मेरे नंबर कम है और नंबर कम आने की वजह से मैंने अपने आप को क्या बोल दिया, मूर्ख बोल दिया। तो नंबर कम आना, मेरे नंबर कम आना स्पेसिफिक हो गया और मैंने उससे अपने आप को मूर्ख बोला। मूर्ख एक यूनिवर्सल टर्म हो गया, तो स्पेसिफिक से जनरल पे जा रहे हैं। आ गया हो जी। विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लॉजिक, इनमें से कौन सा सिस्टम ऑफ लॉजिक दैट फॉर्म्स वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी एंड इज वाइडर सेंस इट डिनोट बुद्धिस्ट एंड जैन लॉजिक एज वेल। इसको बोलते हैं कौन सा, न्याय। शुरुआत में बताया था ये कौन सा न्याय स्कूल है। आगे आपको यहां पे डीआई दिया हुआ है और डीआई के अंदर जो है वो दिया हुआ है क्या, आइटम ऑफ द एक्सपेंडिचर और ईयर दे रखा है 1998, 99, 2000, 2001, 2002, मतलब 5 साल का आपको डेटा दिया हुआ है। किस किस के बारे में आपको दिया हुआ है, सैलरी, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, बोनस, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड टैक्सेस के बारे में, ये सब आपको डेटा जो है वो दिया हुआ है। ओके, तो अब इसके बेस पर आपको जो है वो कुछ पॉइंट्स बताने, तो मैंने पहले इनका टोटल कर लिया। सैलरी जो है 5 साल में कितना 1710, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट 586, बोनस जो है वो 16.70, इंटरेस्ट है 183.3 और टैक्स है 451, और हर साल का जो खर्चा है वो भी मैंने लिख लिया। 1998 का खर्चा कितना 495.4, 99 का 597.02, 2000 का 544, 2001 का 596 और 2002 का 713। अब आपको कुछ इसके बेस पर 5 क्वेश्चन के जो है वो आंसर करना है। सबसे पहले क्वेश्चन जो निकल के आया वो ये, रेशियो बताना बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द टैक्सेस, टैक्स के ऊपर जो टोटल खर्चा किया वो कितना किया 451, एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, और फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट पे जो खर्चा किया वो कितना किया 586, उनका रेशियो बताना है अप्रोक्सीमेटली। तो 451 और 586, तो 451 586 को मैंने लिख लिया। अब 45 पे अगर मैं काटता हूं तो अप्रोक्सीमेटली ये 45 दाए 450 हो गया, और इसको मैं अगर काटूंगा तो 45 इंटू में 13 अगर मैं करूंगा तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो 10:13। चलो जी नेक्स्ट बोलता है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ओवर दिस, टोटल एक्सपेंडिचर बताओ सन 2000 में कितना था, तो सन 2000 में जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो था कितना 544.44, 544.44। चलो जी आगे थर्ड, What is the average amount of the interest per year which the company had to pay during that period? आपको बताना है what is the average amount of interest बताना है पर ईयर, हर साल का जो है वो एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा जो कंपनी को पे करना पड़ेगा ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड कंपनी ने एवरेजली कितना पे किया, देखो 5 साल का इंटरेस्ट का अमाउंट जोड़ लो सर, 5 साल का इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है 183.3, और ये कितने साल का 5 साल का, एवरेज निकालनी हो तो सर सिंपल सा 183.3 डिवाइड में क्या कर देंगे 5 कर देंगे, 183.3 डिवाइड में 5 करूंगा तो 36.66, ये अपना आंसर आ गया। आगे टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल दीज आइटम इन 1998 वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इन 2002। तो 1998 के मुकाबले में आपको बताना है टोटल एक्सपेंडिचर बताना है जो 1998 में जो थे वो कितने परसेंट है 2002 के, तो 98 के बताने हैं, तो 98 का ऊपर ले लो, ये आ गया एक्सपेंडिचर 1998 के कितने 495.4, और ये आ गए एक्सपेंडिचर सन 2002 के, इंटू में 100 करोगे ये आ जाएगा 69%, तो आंसर आएगा सी।
और डीआई का जो लास्ट क्वेश्चन था वो क्या है, बोलता है टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। बोनस जो है वो कितना था 16.70, बोनस कितना था 16.70, ये बताना है कि ये कितना परसेंट है किसका, सैलरी का, और सैलरी कितनी थी 1710, ठीक है, ये बताना है। तो आपको अगर ऐसा करना है तो इसको अप्रोक्सीमेट पे 16.70 को मैं अप्रोक्सीमेटली कितना लिख दूं 17 अपॉन में 1710 करूंगा तो आंसर आएगा कितना 1%। तो ये आ गया जी आपका सी। ओके जी सर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है ए चैट प्रोग्राम दैट अलाउ द पीपल टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट इन द रियल टाइम। एक ऐसा चैट प्रोग्राम जो लोगों को क्या करता है, अलाउ करता है कि वो रियल टाइम पे जो है आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंस्टेंट मैसेजिंग। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैव साइंड ए पैक्ट इन द फेब 2018। किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है एक पैक्ट साइन किया था बेसिकली 2018 में टू इंटीग्रेट करने के लिए एक कोर्स ऑन द डिजिटल सिटीजनशिप एंड सेफ्टी इन द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी करिकुलम के अंदर, तो वो था जी आपका एनसीईआरटी और गूगल ने। चलो जी आगे, ये तो बच्चों का क्वेश्चन था, आपको मालूम ही होगा, ये एग्जाम वॉरियर जो है वो इन्होंने अपने जो ऑनरेबल पीएम है उन्होंने जो है वो ये निकाली थी, एक बुक जो है वो बेसिकली आई थी, विच द फॉलोइंग डिग्निटरीज इज द ऑथर ऑफ द टाइटल एग्जाम वॉरियर। तो एग्जाम वॉरियर के जो टाइटल थे वो कौन थे, नरेंद्र मोदी। तो बच्चों के लिए किताब निकालती, बच्चे जो पेपर देने जाते तो उन्होंने उनको डिनोट किया था एग्जाम वॉरियर से। आगे, ए स्मॉल पिक्चर जो रिप्रेजेंट करते इधर एक प्रोग्राम को या फिर एक शॉर्टकट को, उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी हम लोग क्या, आइकन। क्या बोलते हैं, आइकन। आगे, ADSL एक डेटा कम्युनिकेशन टेक्निक है जो अनेबल करती है फास्टर डेटा ट्रांसमिशन ओवर द टेलीफोन लाइन। तो बताओ ADSL क्या है, तो ADSL है ये असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डी। आगे, द टू मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बायोफ्यूल प्रेजेंटली इन यूज आर। दो मोस्ट कॉमन टाइप के बायोफ्यूल जो आपको यूज के अंदर है आज के डेट में सबसे ज्यादा जो चल रहे हैं वो है आपका एथेनॉल और एक कौन सा, बायोडीजल। आगे सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। इनमें से कौन सा बायोगैस बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे काम नहीं करता। वाटर करता है, अलगाए करता है और ग्रास करता है, लेकिन कोल इसका पार्ट नहीं है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स प्राइमरी कॉज मर्करी पॉल्यूशन। इनमें से कौन सा जो है वो मर्करी पॉल्यूशन जो है वो कॉज करता है, वो है जी आपका CFL लैम्प। वो इफेक्टिव तो है लेकिन ये मर्करी पॉल्यूशन जो है वो कॉज करते हैं और यूएस ने इसके ऊपर जो है बीच में बैन भी लगा दिया था। आगे, द मीनिंग ऑफ द कार्बन फुटप्रिंट इज डिस्क्राइब बाय द अमाउंट ऑफ। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब क्या है, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी। एक इंडिविजुअल के द्वारा मतलब एक कंट्री के द्वारा जो है कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज किया गया एटमॉस्फेयर में उसको बोलते हैं हमारे क्या, कार्बन फुटप्रिंट। हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स का मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या कि हमने इतना कार्बन जो है वो रिलीज किया, इनके ऊपर हमारी छाप लगी हुई है, हमने गंद मचाया ये सब, ठीक है ना। चलो जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर द मलेरिया एलिमिनेशन के लिए, अंडर विच, जिसके अंदर मलेरिया को अल्टीमेटली एलिमिनेट कर देंगे फ्रॉम द कंट्री से। कहां, कब तक, 2030 तक। खैर इसके बारे में कुछ मैंने लिखा है वो बता दूं एक बार। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान NSP फॉर मलेरिया एलिमिनेशन आया था 2017 के अंदर, 2017 से 2022 का पहले पीरियड था। ओवर द पास्ट 15 साल इंडिया हैज मेड, बोलता है कि 15 सालों में जो है इंडिया ने जो है एक कंसिडरेबल प्रोग्रेस दिखाई इन रिड्यूसिंग द मलेरिया बर्डन। इट हैज ए विजन, और फिर बाद में ये प्लान है और इसके अंदर विजन डाला गया कि हम मलेरिया फ्री कंट्री करें 2027 से और पूरी तरह से उसको एलिमिनेट कर देंगे 2030 तक। तो आंसर जो है वो 2030। आगे, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, हर स्टेट का, हर कंट्री का एक गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो आता है, ठीक है ना। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स वाज रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। अपने इंडिया के अंदर जो है इसने लॉन्च किया ऑन द ओकेजन ऑफ द गुड गवर्नेंस डे ऑन 2020 के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव अचीव द फर्स्ट रैंक। तो पहला रैंक जो 2020 के अंदर रैंकिंग का पहला रैंक जो है वो किसको मिला, तो पहला रैंक जो है अगर हम बात करें इंडिया में तो कौन से स्टेट को मिला, केरल को। वैसे इससे पहले तमिलनाडु था लेकिन अब जो है वो केरला फर्स्ट नंबर पे है। तो फर्स्ट रैंक जो है गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंदर जो है वो किसको मिला है, केरल को, और सेकंड जो मिला है वो किसको मिला, तमिलनाडु को। और अगर वर्ल्ड की बात करता हूं तो वर्ल्ड के अंदर सबसे पहला जो स्थान है गुड गवर्नेंस का वो किसका है, फिनलैंड का। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो हमारा आया था 2013 के अंदर। तो इसके बारे में कुछ बातें बताई गई है, तो आपको बताना कौन सी बातें इनके लिए सही है। पहला, रूसा एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको लॉन्च किया 2013 में, यस। इसका जो मेन एम था वो ये था कि हम एनरोलमेंट जो है हायर एजुकेशन सेक्टर के अंदर बढ़ा देंगे 30%। सर हायर एजुकेशन क्यों, इसके अंदर प्राइमरी एजुकेशन की बात नहीं किया गया, उसके लिए SSA है, सर्व शिक्षा अभियान। तो ये रूसा बेसिकली किसके लिए, उच्चतर शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। एंड थर्ड, रूसा प्राइमरी प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक
फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सही बात है, आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड नहीं है, मतलब जिसकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूजीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन जो नीति आयोग है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट मैच करेक्टली इन केस ऑफ द हायर एजुकेशन, इनसे कौन सा मैच नहीं करता, तो इसके अंदर है NIRF। इसमें लिखा हुआ है कि ये रैंकिंग करता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, नहीं सर इंडिया के अंदर करता है ये, तो ये इसका पार्ट नहीं है। और जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये, फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू स्टार्ट द कोरस्पोंडेंस कोर्सेज जो है वो कौन सी थी, वो थी आपकी कौन सी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसने पहली बार कोरस्पोंडेंस कोर्सेज स्टार्ट करे थे, ठीक है ना। और जो पूरी डिस्टेंस एजुकेशन की जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है जी आपकी, इग्नू है, ध्यान रखना। ओके जी सर, लो जी, ये हो गया हमारे 50 क्वेश्चन, इसको बढ़िया तरीके से आप कीजिए। ओके, पहला तो इसको अच्छे से कर लो, ठीक है ना, और डिप्रेस नहीं होना, मैचिंग कर लो, देख लो कितने आपके गलत हुए। अगली बार जब क्वेश्चन सोल्व करोगे थर्ड मॉक टेस्ट के, तो मतलब कोशिश करना कि अब की बार ज्यादा गलत ना हो, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के करना, तो हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। लेकिन डिप्रेस नहीं होना, कम से कम पेपर में जाने से पहले बोलो, कम से कम आ तो गए, बोलो कम से कम पेपर में जाने से पहले आ तो गए। अब पेपर में कल को अगर यही क्वेश्चन सीधा उठ के आ गए, अपने गलत नहीं होने, चाहे किसी के भी सही हो या ना हो, अपने गलत नहीं होंगे, अपने तो पूरे पूरे नंबर आएंगे, बटे बटे बटा ठीक है ना जी सर। तो इनको कीजिए, ठीक है। अब थर्ड मॉक टेस्ट जो है वो आएगा आपके पास में, तो उसका सोल्व कीजिएगा, फिर उसका वीडियो हम डालेंगे। ओके जी सर, चलो ये कीजिए। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट, बड़ी तरीके से तैयारी कीजिए, एकदम पूरा कॉन्फिडेंट होकर के कि आप पास होने वाले हो। ये कॉन्फिडेंस भी है और ये रियलिटी भी है, आप तो पास होने वाले हो, ठीक है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना, बस अपना पूरा फोकस प्रिपरेशन के ऊपर रखिएगा, तैयारी बढ़िया से करते रहो, जब पेपर आएगा तब की तब देखी जाएगी। ओके हाँ जी सर, चलो ये कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।